नमस्कार दोस्तों, मेरे प्रेत आत्मा की कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको एक लखनऊ की कब्रिस्तान के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको हर रोज एक नई कहानी सुनने को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। आइए। लखनऊ प्राचीन कौशल राज्य का हिस्सा था। ये भगवान श्री राम की विरासत थी जिसे उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को समर्पित कर दिया था। इसलिए ऐसे लक्षणावत लक्ष्मणपुर और लखनऊपुर के नाम से जाना गया, जो बाद में बदलकर लखनऊ हो गया। पर लखनऊ एक और के लिए फेमस है, जो है इस शहर से जुड़ी भूतिया कहानी। जब लखनऊ विश्वविद्यालय के लाल बहादुर शास्त्री के हॉस्टल में पढ़ने वाले तीन दोस्त सोनू, विशाल और रोहित के बीच शर्त लगी कि किसमें इतनी हिम्मत है जो कब्रिस्तान के अंदर एक रात बिता सके, क्योंकि यहाँ वो कब्रिस्तान है जिसमें 1857 में मारे गए अंग्रेजों को दफनाया गया था। और उन दोस्तों में से विशाल ने हिम्मत दिखाई और शर्त मान ली। अगले दिन तीनों दोस्त विश्वविद्यालय से निकलकर और नावदा कॉलेज और पक्का पुल के रास्ते से होते हुए कब्रिस्तान के पास पहुंचे। रात के करीबन 1 बज चुके थे। सन्नाटा छाया हुआ था और सड़क पर भी 1-2 गाड़ी वाले नजर आ रहे थे। तीनों दोस्त कब्रिस्तान में पहुंचे। कब्रिस्तान के चारों ओर दीवार टूटी हुई थी, कोई भी आसानी से अंदर जा सकता था। अब रात के करीबन 1 बज चुके थे। सोनू, ठीक है विशाल, कल मिलते हैं अगर तुम जिंदा रहे तो। विशाल, अरे जिंदा क्यों नहीं रहूंगा, मुझे भूत से डर नहीं लगता, और जब डर ही नहीं लगता तो फिर किस बात का डर। इतना कहकर विशाल जोर जोर से हंसने लगा। सोनू और विशाल आपस में बातें कर रहे थे, पर रोहित आसपास की कब्रों को बड़े गौर से देख रहा था और कब्रों के ऊपर लिखे नामों को बारी बारी से पढ़ते हुए बड़बड़ा रहा था। सोनू, रोहित, तू कब्रों को इस तरह से क्यों देख रहा है? यहाँ सारी मरने की ही लाश है, किसी लड़की की नहीं। ठरकी इंसान। विशाल, इसका बस चले तो लड़की को कब्र से निकाल कर बोले, आप बहुत सुंदर लग रही हो, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? सोनू और विशाल जोर जोर से हंसने लगे थे, जो हंसी पूरे कब्रिस्तान में गूंज रही थी। रोहित, अरे नहीं सोनू, मैं तो इन कब्रों पे लिखे नाम को पढ़ रहा था, क्योंकि पिछले हफ्ते जब मैं अंजलि के साथ यहाँ घूमने आया था तो इस थॉमस हैक की कब्र इस कब्रिस्तान के सबसे आखिरी में थी, और मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने इसी कब्र के पास से फूलों को तोड़कर अंजलि को दिया था। रोहित की बात सुन सोनू और विशाल भी एक पल के लिए सोच में पड़ गए। सबके पास एक ही सवाल थे कि आखिर कब्र एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकती है, और इस बात की पुष्टि इस बात में भी हो रही थी कि रोहित ने जो फूलों को तोड़े थे उनकी पत्ती अभी भी मुरझाकर उसी कब्र के पास थी। विशाल, अच्छा ठीक है, अब मुझे और उल्लू मत बनाओ, मुझे डराने की तुम्हारी कोशिश किसी काम की नहीं है, समझ गए? मैं इस कब्रिस्तान से अब कल सुबह ही आऊंगा, वो भी जिंदा। चले जाओ, अब तुम दोनों मुझे अकेला छोड़ दो। विशाल की बात सुन सोनू और रोहित कुछ नहीं बोले और आपस में बात करते हुए कब्रिस्तान से बाहर आ गए। और विशाल अपने दोस्तों को कब्र से जाते शांत देख रहा था, और उनके जाने के बाद विशाल उसी थॉमस हैक की कब्र के ऊपर बैठ गया और वहीं पर जमीन में लगी घास को नोचने लगा। उनकी नजरें पूरे कब्रिस्तान को ताड़ ही रही थी। तभी जमीन से एक हाथ निकला और विशाल के हाथ पकड़कर उसे कब्र से नीचे गिरा दिया। उसने उस आसपास को देखा, बट वहां कोई नहीं था, और जब उनकी नजर अपने हाथ पर गई तो हाथ पर किसी के नाखूनों से नोचा हुआ था, जिससे खून निकल रहा था। उसने खुद को संभाल कर फिर कब्रिस्तान में देखने लगा तो उसे धुआं ही धुआं उठता हुआ दिखा, तो उसी को घेरने उसी की तरफ बढ़ रहा था। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, धुएं ने उसे घेर लिया, जिनकी वजह से उसका दम घुटने लगा, और फिर अगले ही पल उसे गोली और तलवार की आवाज आने लगी, और ठीक उसकी आंखों के सामने स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी हुकूमत के सिपाहियों को उन्हीं की बंदूक से उन्हीं का सीना छल्ली कर रहे थे।
तलवार से उनका जिस्म और उनकी गर्दन दोनों को काट रहे थे और ये सब विशाल के सामने हो रहा था। इतना सारा खून, मौत की चीखें सुनते हुए विशाल की सांसों की गर्माहट बढ़ गई थी, पर उससे पहले वो कुछ समझ पाता, इस सदमे से निकल पाता, अचानक ही किसी ने विशाल को पीछे से धक्का दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं बल्कि सोनू और रोहित ही थे और सारा धुआं एक पल में गायब हो गया। सोनू, अबे देख कितना फट्टू है ये। रोहित, अबे इतना डर लगता है तो यहाँ अकेले आने के लिए हिम्मत ही क्यों करी? जरा अपने चेहरे का रंग देख, डर के मारे कितना उतरा हुआ है। सोनू और रोहित जोर जोर से हंसने लगे क्योंकि अचानक से धक्का लगने की वजह से वो डर गया था। विशाल, बंद करो तुम लोग अपनी ये नौटंकी और चलो यहाँ से, मुझे और नहीं रहना इस कब्रिस्तान में। तुम्हें अंदाजा भी है अभी क्या देख रहा था? विशाल जानता था कि जो उसने अभी देखा है वो कभी अपने दोस्त को समझा नहीं पाएगा, इसीलिए झुंझलाता हुआ दोनों से कहकर बाहर जाने को ही था। तभी रोहित ने उनका हाथ पकड़ उसे रोक लिया। रोहित, अबे तू अकेला कहाँ चल दिया? चिंता मत कर, तेरे साथ साथ अब हम भी इस कब्रिस्तान में रुकेंगे। फिर तो ठीक है ना? विशाल, पर रुकना ही क्यों? जब से मैं आया हूँ अजीब सी ठंड लग रही है और तुम दोनों के हाथ भी तो बर्फ की तरह ठंड हो चुके हैं। मैं कहता हूँ चलो यहाँ से। विशाल रोहित से हाथ छुड़ाकर कब्रिस्तान की बाहर की ओर चल ही रहा था कि अचानक ही सोनू ने उसके गले में रस्सी डाल वापस से उसे कब्रिस्तान में घसीटने लगा। विशाल, सोनू ये तुम क्या कर रहे हो? मैं विशाल तुम्हारा दोस्त, तुम मेरे साथ ये क्या कर रहे हो? विशाल चीख चीख के सोनू से कहे जा रहा, पर सोनू ने उनकी एक नहीं सुनी और घसीटता हुआ एक पेड़ के पास ले आया। फिर रस्सी को पेड़ की डाल पर फेंक दूसरी तरफ से खींचता हुआ विशाल को फांसी चढ़ाने लगा। विशाल, सोनू ये तू क्या कर रहा है? रोहित, तू सोनू को रोकता क्यों नहीं? तुम दोनों मेरे साथ क्या कर रहे हो? विशाल के इतना चीखने पर भी उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी और देखते ही देखते विशाल फांसी की वजह से झटपटाने लगा। इतने में ही उन दोनों में एक बोलता है, अब जब तू मर ही रहा है तो सुनता जा, हम वो हैं ही नहीं जो तू समझ रहा है। मैं हूँ सेनापति थॉमसहैक और ये मेरा सिपाही था। तुम भारतीय हमेशा से ही अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम थे और गुलाम रहोगे। इतना कहकर उन दोनों का शरीर धीरे धीरे अंग्रेजी हुकूमत के सिपाही की पोशाक से ढक गया, जिनकी आंखों के सामने विशाल फांसी पर लटकता तड़प रहा था। विशाल के इतना तड़पने पर भी उन सिपाही को चैन नहीं आया। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी बंदूक और तलवार से विशाल का शरीर को छल्ली करना शुरू कर दिया, जिससे विशाल की मौके पर ही मौत हो गई। अगली सुबह जब उनके दोस्त उनको लेने कब्रिस्तान से आए तो कब्रिस्तान के बाहर पुलिस और मीडिया की भीड़ लगी हुई थी, जिन्हें देख दोनों की सांसें तेज होने लगी। रोहित ने जब भीड़ के बीच जाकर देखा तो उसे कब्रिस्तान के कोने में पेड़ पर झूलती विशाल की लाश दिखी, जिसे देख दोनों चीखने लगे थे। इंस्पेक्टर भी उनकी चीख से समझ गया था कि ये दोनों लाश के जानने वाले हैं, इसीलिए दोनों को लाश की पहचान करने के लिए अंदर बुलाया गया। सोनू और रोहित ने जब विशाल की लाश को गौर से देखा तो उनकी भी रूह कांप गई। गला जोर से दबने की वजह से विशाल की आंखों की पुतलियां बाहर आ गई थी। आंखों की जगह दो काले गड्ढे दिखाई दे रहे थे और नीचे जमीन पर खून ही खून बिखरा हुआ था। साथ ही गोलियों के खाली कारतूस भी बिखरे हुए थे, पर विशाल के जिस्म पर कट का कोई भी निशान नहीं था। दोनों ने लाश को पहचान तो लिया था, पर अब ये केस पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा था। पर पोस्टमार्टम से यह साबित हुआ कि बाहर से भले ही उनके शरीर पर कोई खरोच ना हो, लेकिन अंदर से उनका शरीर गोलियों से छल्ली पड़ा था
और अंदर से मांसें, नसें और हड्डियां भी कटी हुई थी। बहुत जांच पड़ताल करने के बाद भी केस कभी नहीं सुलझा और कुछ साल बाद सोनू और रोहित की लाश भी उसी रहस्यमयी तरीके से उसी पेड़ पर फांसी पर लटकी मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी वही लिखा था जो विशाल की रिपोर्ट में लिखा था। शरीर पर एक भी कट के निशान नहीं, पर अंदर से जिस्म गोलियों से छल्ली हुआ था और तलवार से मांस और हड्डियों को काटी हुई थी। और आज भी इस केस की फाइल लखनऊ के एक थाने में धूल खा रही है। लेकिन अब वक्त बदल चुका था। सरकार ने कब्रिस्तान को सुरक्षा करते हुए चारों तरफ से दीवार बनवा दी है और लाइट की सुविधा करा दी है। अब ये रोड रात भर चलती है, लेकिन आज भी तमाम रोशनी और लाइट के होने के बावजूद भी लोग उस कब्रिस्तान में जाने से डरते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर रोज एक नई कहानी सुनने को मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।